हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चंदू का जवाब मनगढ़ंत बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि उर्वशी और चोरों के बीच हुई लेन देन की तस्वीरें भी सबूत के तौर पर मौजूद थी। तुम्हें और कुछ कहना है? इंस्पेक्टर ने चंदू से अपनी पूछताछ जारी रखी। चंदू ने सोचा कि जब इतना कुछ कबूल कर ही लिया है तो बाकी सब भी उसे बता ही देना चाहिए। इसलिए उसने सब कुछ डिटेल में बता दिया और यह भी कहा, इस लता ने हमसे 30,000 में डिज़ाइंस खरीदे थे। हमने सिर्फ पैसों के लिए ये सब किया है सर। हमें पता है कि हमने गलत किया है, पर हम वादा करते हैं कि अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। पुलिस को लगा कि अब उन लोगों ने चोरों से लगभग सारे सवाल पूछ लिए हैं। उन्हें क्या सज़ा देनी है ये जज का काम है। फिलहाल सबसे ज़रूरी बात यह थी कि वो लोग लता और उर्वशी के बीच का रिश्ता पता करें। इसलिए अब इंस्पेक्टर ने उर्वशी से पूछा, बताओ तुमने इन लोगों से डिज़ाइन चुराने के लिए क्यों कहा था? उर्वशी ने चंदू की बातें सुनी थी और वैसे भी उर्वशी के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे, इसलिए उसके पास भी जुर्म कबूल करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। उर्वशी ने कहा, जी ये सच कह रहा है, मैंने इन लोगों को चोरी करने के लिए कहा था। ये सुनकर पुलिस वाले थोड़े हैरान रह गए, क्योंकि उन लोगों ने नहीं सोचा था कि उर्वशी अपना जुर्म इतनी आसानी से कबूल कर लेगी। पुलिस वालों को ये भी पता था कि तनुजा और उर्वशी के बीच काफ़ी करीबी रिश्ता है। इनफैक्ट लोग उन दोनों को माँ बेटी भी मानते हैं। इंस्पेक्टर ने उर्वशी से पूछा, लेकिन तुमने वो डिज़ाइंस चोरी क्यों करवाए? उर्वशी ने भले ही ये कबूल कर लिया था कि चोरी करने का कॉन्ट्रैक्ट उसी ने चंदू को दिया था, लेकिन वो चोरी का इल्ज़ाम खुद पर नहीं ले सकती थी, क्योंकि अगर दुनिया में ये बात फैल गई तो वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में फिर कभी काम नहीं कर पाएगी। ये सोचते हुए उसने तुरंत इंस्पेक्टर को जवाब दिया, वो सारी डिज़ाइंस मेरी माँ मेरे लिए छोड़ के गई थी। तनुजा जी ने बस उन्हें संभाल के रखा था, और जो चीज़ पहले से ही मेरी थी उसे हासिल करना चोरी तो नहीं कह सकते। वैसे तो उर्वशी की बात में कोई गड़बड़ नहीं नज़र आई, लेकिन पुलिस का काम ही गड़बड़ ढूंढना था। इंस्पेक्टर ने उर्वशी से पूछा, तुम्हारा कहना है कि वो डिज़ाइन तुम्हारी माँ के हैं? और जहाँ तक हमें पता चला है, तनुजा मुखर्जी और तुम्हारी माँ काफ़ी अच्छी दोस्त थी, और तनुजा जी तुम्हारा भी काफ़ी ख्याल रखती हैं। अगर तुम्हें डिज़ाइंस चाहिए ही थे तो तुम तनुजा जी से मांग भी तो सकती थी, वो तुम्हें मना नहीं करती। फिर तुमने डिज़ाइंस हासिल करने के लिए ये तरीका क्यों अपनाया? ये सुनकर उर्वशी खामोश हो गई। इस सवाल का उसके पास जवाब नहीं था। वो समझ गई थी कि अब वो इस मामले से बच नहीं पाएगी, पर जब पास में बैठी लता पर उसकी नज़र पड़ी तो उसे अचानक याद आ गया कि इस प्लान की मास्टरमाइंड लता ही थी। उसी ने ये आइडिया दिया था। ये सोचकर उर्वशी ने इंस्पेक्टर से कहा, सर मुझे आपको कुछ बताना है। ये सुनकर लता को मनहूसियत महसूस होने लगी, क्योंकि जब से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था तब से उसे बेचैनी हो रही थी, और जब उर्वशी ने ये कहा तो उसकी बेचैनी और बढ़ गई। उर्वशी ने गहरी सांस ली और अपनी बात शुरू की। मैं मानती हूँ कि मैंने ये काम अपनी खुदगर्जी के लिए किया। मुझे नाम कमाकर एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बनना था। मैं महेंद्र सिंह का भरोसा भी जीतना चाहती थी, ताकि एक दिन उस अंतरा जिंदल को मैं अपने पैरों तले कुचल सकूं। लेकिन अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी। अगर मैंने ये कदम खुद से नहीं उठाया था, किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया था। ये सुनते ही इंस्पेक्टर की आंखें चमक उठी। उसने तुरंत पूछा, कौन है वो? हमें उसका नाम बता दो। उर्वशी ने लता की तरफ देखा और अचानक से मुस्कुराते हुए बोली, वो औरत यही है जो मेरे पास में बैठी हुई है। लता ने सोचा नहीं था कि उर्वशी पूरा इल्ज़ाम उस पर डाल देगी। लता को समझ आ गया था कि उर्वशी कितनी नीच इंसान है। हालांकि वो कुछ बोल पाए उससे पहले ही इंस्पेक्टर ने उससे सवाल पूछा, उर्वशी ने आपके बारे में क्या बोला? आपने सुना ही है।
तो क्या आप अपना गुनाह कबूल करती हैं? ये सुनते ही लता ने तुरंत अपना बचाव किया। नहीं सर, ये मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है। भले ही मैं अंतरा की सौतेली माँ हूँ और मैं ये भी मानती हूँ कि मैं उसे पसंद नहीं करती, लेकिन मैंने उसे नुकसान पहुँचाने के बारे में कभी सोचा तक नहीं था। उर्वशी मुझे इसमें घसीटकर अपना पल्ला झाड़ना चाहती है। मैंने सच में इसे ऐसा कोई आइडिया नहीं दिया। लता के मुंह से छोटी बातें सुनकर उर्वशी चिढ़ गई और गुस्से से कहने लगी, तुम कितनी झूठी हो। शुरू से ही ये तुम्हारा आइडिया था और तुमने ही मुझे बताया था कि तनुजा के डिजाइन चुराकर मैं अंतरा से आगे निकल सकती हूँ। मेरा नाम बड़ा हो जाएगा। उसके बाद अंतरा कभी मेरे सामने सर उठाकर देख नहीं पाएगी। भूल गई? हालांकि लता ये सब कहाँ कबूल करने वाली थी। उसने तुरंत उर्वशी को जवाब देते हुए कहा, देखो उर्वशी, झूठ मत बोलो। मैंने तुम पर दया खा के तुम्हारी मदद की थी और तुम मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा के मुझे फंसा रही हो। मैं मानती हूँ कि मैं अंतरा को पसंद नहीं करती, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उससे नफरत करती हूँ और उसके खिलाफ साजिश रचूं। इसी तरह दोनों के बीच में बहस शुरू हो गई। धीरे धीरे मामला गर्म होता गया। पुलिस के पास कोई चारा नहीं बचा था। दोनों हाथापाई पर उतर आए। उससे पहले ही पुलिस ने उन दोनों को अलग कर दिया। हालांकि पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी, क्योंकि किसने किसको उकसाया था इस बात का अभी तक कोई सबूत नहीं मिला था। मिस्टर शैडो को भी खबर मिल गई थी कि पुलिस स्टेशन में क्या हुआ है। वो उर्वशी को अच्छी तरह से जानता था। उसे पता था कि उर्वशी बचने के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ तो करेगी, और सबसे अच्छी बात यह थी कि लता भी इस मामले में फंसी हुई थी। अगर एक तीर से दो शिकार हो सकते थे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी। पुलिस स्टेशन में उर्वशी और लता दोनों को अलग अलग जेल में रखने वाले थे। लता को उसकी जेल में डालने के बाद पुलिस वाला जेल लॉक करने लगा। अभी तक जांच चल रही थी और दोनों ही आरोपी एक दूसरे की जान के दुश्मन बन बैठे थे, इसलिए ना चाहते हुए भी पुलिस को दोनों को अलग रखना पड़ा था। जेल की हालत देखकर लता के पसीने छूट गए। ऐसी जगह पर वो नहीं रह सकती थी। वो तुरंत जेल के दरवाजे के पास गई जहां पर पुलिस वाला लॉक लगा रहा था। उसने पुलिस वाले का हाथ पकड़कर कहा, दरवाज़ा बंद मत कीजिए प्लीज़, मैं भीख मांगती हूँ। मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया है। ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लगता है। लता वाकई में बहुत डरी हुई थी। पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा, यहाँ आया हुआ हर मुजरिम यही बोलता है, तो मैं अब क्या तुम लोगों के लिए अलग से होटल बुक करूं? ये बोलकर वो लता को नज़रअंदाज करके वहाँ से चला गया। वैसे भी यही उसका काम था। अगर कोई भी गुनहगार है तो उसका फैसला कोर्ट करेगा। पुलिस का काम मुजरिम और अपराधियों को पकड़ना था, उनके लिए फैसले लेना नहीं। पुलिस वाले को जाते देख लता ने फिर से कहा, सर एक मिनट रुकिए, मैं सच कह रही हूँ। मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मुझे जाने दीजिए। बदले में मैं आपको जो चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। ये कहकर लता उम्मीद लगाए हुए पुलिस वाले की तरफ देखने लगी। वो पुलिस वाले को कितना भी पैसा देने के लिए तैयार थी, और इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं था जो कि पैसों को ना बोल सके। इसलिए उसे यकीन था कि वो ज़रूर यहाँ से बाहर निकल पाएगी। हालांकि उसके बाद ये सुनकर पुलिस वाले के चेहरे के हाव भाव गंभीर हो गए। उसने कड़ी आवाज़ में लता से कहा, ये मार्केट नहीं पुलिस स्टेशन है, और मैं एक सच्चा और ईमानदार पुलिस वाला हूँ। तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो। ये सुनते ही लता की बोलती बंद हो गई। उसके बाद पुलिस वाला भी वहाँ से चला गया। इंसानियत के नाते पुलिस वाला लता की मदद करने के लिए तैयार हुआ था, पर लता ने उसकी ईमानदारी को चुनौती देकर उसका अपमान किया। पुलिस वाले को ख्याल आया कि क्या अमीर लोगों को यही लगता है कि पैसा उनकी हर परेशानी को दूर कर सकता है। पुलिस वाले के जाने के बाद लता बड़बड़ाई, कैसा बेवकूफ़ आदमी है, पैसों को लात मार कर चला गया। थोड़ी देर तक लता ने वहाँ पर इधर उधर देखा, पर उसे एहसास हुआ कि अगर वो ज़्यादा देर वहाँ पर रुकी तो पागल हो जाएगी। ये सोचते हुए वो तुरंत जेल की सलाखों के पास गई और चिल्लाने लगी, मुझे बाहर निकालो, निकालो यहाँ से, कोई सुन रहा है। कुछ पल बाद
वही पुलिस वाला वापस आया और लता से बोला, चिल्लाना बंद करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पुलिस वाला लता को इस तरह से हंगामा नहीं करने दे सकता था, क्योंकि अगर बाकी लोगों ने ये सब सुन लिया तो उन्हें लगेगा कि पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ है और इस तरह से हंगामा खड़ा हो सकता है। पुलिस वाले की कड़ी आवाज़ सुनकर लता विनती करने लगी, मैं समझती हूँ सर, लेकिन मुझे मेरे परिवार वालों को फ़ोन करना है। आप कम से कम मेरी इतनी तो मदद कर ही सकते हैं। ये कहते हुए लता बहुत बेचारी दिख रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आज तक वो इतनी दुखी कभी नहीं हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर भी पुलिस वाला उसकी मदद करने से हिचकिचा रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए लता ने कह दिया, देखो सर, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं फिर से चिल्लाऊंगी और तब तक चिल्लाती रहूंगी जब तक आप मेरी बात से सहमत नहीं हो जाते। पुलिस वाला कोई फैसला ले पाए उससे पहले लता ने धमकी दे दी, क्योंकि अब उसके पास इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं था। अपनी रिहाई के लिए किसी को कॉल करना, यही एक ऑप्शन उसके पास बचा था। इसलिए उसे पता था कि पुलिस वाले को किसी भी हालत में मनाना ही पड़ेगा। पुलिस वाला लता को इस तरह से चिल्लाने नहीं दे सकता था, और वैसे भी लता ने कोई इतनी बड़ी मांग नहीं की थी। इसलिए उसने अपना सर हाँ में हिलाया और लता की मदद करने के लिए तैयार हुआ। उसने अपना फ़ोन निकाल कर लता को दिया। लता ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे ध्रुव को कॉल किया। दूसरी तरफ फ़ोन उठते ही उसने तुरंत कहा, बेटा जल्दी से मुझे आकर बचाओ, मैं इस वक्त हवालात में बंद हूँ, यहाँ पर बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। लता की बात सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ से ध्रुव की भौहें उठ गई। उसने इरिटेशन के साथ लता से पूछा, मॉम, अब आपने क्या कर दिया? इसका जवाब देने के बदले लता ने बेसब्री से कहा, बेटा तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मैं बाद में दे दूंगी, पहले मुझे यहाँ से निकालो। जल्दी से पैसे लेकर आओ और मेरी ज़मानत करवाओ, मैं यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रहना चाहती। लता ने क्या किया है ये वह ध्रुव को हरगिज़ नहीं बता सकती थी, क्योंकि वैसे ही उन दोनों के बीच में मनमुटाव था। अगर लता उसके जेल में होने की वजह बता देती तो ध्रुव उसे छुड़ाने के लिए कभी नहीं मानता, और वैसे भी पहले इस घटिया जगह से निकलना ज़रूरी था। ध्रुव ने आह भरी। उसने सोचा कि उसकी माँ ने क्या किया है ये वो बाद में पता कर लेगा, और ये सोचते हुए उसने लता से कहा, ठीक है, मैं आपको वहाँ से छुड़ाने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले आपको मुझसे वादा करना पड़ेगा कि आप अब से अंतरा दीदी के लिए कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी करोगी। इस मौके का फ़ायदा उठाकर ध्रुव लता को सुधारना चाहता था, क्योंकि वो ये चाहता था कि उसका परिवार मिलजुल कर रहे। लता ने भी कह दिया, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे एहसास हो गया है कि मैं गलत थी। अब से मैं अंतरा को कभी परेशान नहीं करूँगी। अब तो ठीक है। लता ध्रुव की बात तुरंत मान गई थी, क्योंकि वो इस काल कोठरी से बाहर निकलने के लिए ऐसे 100 झूठे वादे कर सकती थी। अपनी माँ की बात सुनकर ध्रुव थोड़ा नरम पड़ गया। फ़ोन रखने के बाद वह सीधा पुलिस स्टेशन गया। वहाँ जाकर उसने जमानत की कार्रवाई पूरी की और आखिरकार लता को जेल से बाहर निकाला। हवालात के बाहर कदम रखते ही लता ने गहरी सांस ली। उसे एक अलग ही ताजगी महसूस हो रही थी। ध्रुव ने कहा, चलो मॉम। वो दोनों वहाँ से निकल ही रहे थे, तब एक आवाज़ सुनाई दी, रुकिए आंटी, प्लीज़ मुझे भी यहाँ से बाहर निकालिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कीजिए। माँ बेटे को जाते हुए देखकर उर्वशी ने तुरंत लता को रोका। वो चाहती थी कि लता उसकी ज़मानत करवाए। उर्वशी की आवाज़ सुनकर ध्रुव के कदम रुक गए। वह मुड़कर उर्वशी की तरफ देखने वाला था, पर उससे पहले ही लता ने उसे रोक लिया और कहा, बेटा ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, क्योंकि अपनी मदद करवाने के चक्कर में ऐसे लोग तुम्हें भी फंसा देंगे। इतना कहने के बाद लता उतावले कदमों से पुलिस स्टेशन के बाहर जाने लगी। उन्हें जाते देख उर्वशी चिल्लाने लगी, लता तू बहुत घटिया औरत हो, तेरी वजह से मेरी ये हालत हो गई है, तू नरक में सड़ेगी देखना। लता को जाते हुए देखकर उर्वशी उसे कोस रही थी।
क्योंकि इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकती थी। वो बहुत बेबस थी। ए, चुप रहो। तब तक एक पुलिस वाले ने कड़ी आवाज में उर्वशी को चेतावनी दी। वो काफी गुस्से में लग रहा था। दूसरी तरफ अंतरा और मिस्टर शैडो को उर्वशी से छुटकारा मिल गया था। अब हवेली में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं था, इसलिए उन दोनों को काफी अच्छी नींद मिली थी। अगले दिन सुबह उठते ही मिस्टर शैडो को अंतरा का खूबसूरत चेहरा दिखा। जब अंतरा की आंखें खुली तो उसने देखा कि मिस्टर शैडो उसी की तरफ देख रहा था। ये देखकर अंतरा थोड़ी शर्मा गई। उसने मिस्टर शैडो से पूछा, आप कब उठे? जब से उन दोनों का बेटा पैदा हुआ था तब से एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घट रही थी कि उन्हें इस तरह का एकांत समय मिलता ही नहीं था। मिस्टर शैडो ने जवाब दिया कि वो अभी अभी उठा। दरअसल मिस्टर शैडो ने झूठ कहा था। वो काफ़ी देर पहले उठ गया था, लेकिन अंतरा से दूर नहीं होना चाहता था और अंतरा के मासूम चेहरे को देख रहा था। अंतरा धीरे से मिस्टर शैडो की बाहों में सरक गई और अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। मिस्टर शैडो अंतरा के बाल सहला रहा था, इसलिए अंतरा को फिर से नींद आ रही थी। थोड़ी देर बाद मिस्टर शैडो का फ़ोन बजा। उसने धीरे से अंतरा के सर के नीचे से अपना हाथ बाहर निकाला और फ़ोन उठाकर बालकनी में गया। उसके फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से डेविड की आवाज़ सुनाई दी। बॉस, उर्वशी की माँ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। उसका नाम अमृता था। उर्वशी को जन्म देते वक्त उसकी मौत हो गई थी। वो काफ़ी टैलेंटेड औरत थी और जो ब्लूप्रिंट और डिज़ाइंस उर्वशी ने चोरी करवाए थे वो वाकई में उसकी माँ अमृता के थे, जो कि उसी ने तनुजा को दिए थे। यह खबर सुनकर मिस्टर शैडो दंग रह गया, क्योंकि अब तक सबको यही पता था कि उर्वशी की माँ काफ़ी लंबे वक्त तक बीमार थी और फिर गुजर गई। हालांकि लोगों को सिर्फ इतना ही पता था कि बीमारी की वजह से सतीश ने उसे अलग घर में रखा था और उसकी देखभाल करने के लिए नौकर वगैरह रखे थे। पर अब पता चल रहा था कि उर्वशी की माँ अमृता उर्वशी को जन्म देते वक्त गुजर गई थी। आखिर यह माजरा क्या था? हालांकि अगर डेविड ने बताई हुई बात सच थी तो उर्वशी की माँ का बैकग्राउंड बिल्कुल अंतरा की माँ जैसा था, क्योंकि अंतरा की माँ ने भी उसे जन्म देते वक्त दम तोड़ दिया था और दोनों अपनी बेटियों के लिए डिज़ाइंस छोड़कर गई थी। ऐसा अजीब इत्तेफाक शायद ही मिस्टर शैडो ने कभी देखा था। उसे शक होने लगा था कि अंतरा की माँ और उर्वशी की माँ में कोई कनेक्शन हो सकता है। ये सब सोचकर उसने डेविड का ऑर्डर दिया, इस अमृता के बारे में और पता लगाओ। डेविड ने हामी भरी और फ़ोन रख दिया। मिस्टर शैडो थोड़ी देर तक बालकनी में खड़ा रहा और कुछ सोचता रहा। आखिर में उसने अपना मूड ठीक किया और वापस कमरे में लौटा। उसने देखा कि अंतरा जाग चुकी थी। वो अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी। मिस्टर शैडो ने पूछा, अरे तुम फिर से उठ गई? अंतरा ने अपना फ़ोन मिस्टर शैडो की तरफ घुमाया और कहा, देखो किसका वीडियो कॉल आया हुआ है। मिस्टर शैडो ने देखा कि फ़ोन पर उसका बेटा था। दरअसल कंचन ने अंतरा को वीडियो कॉल किया था। अंतरा ने वापस फ़ोन अपनी तरफ घुमा लिया और अपने बेटे को देखने लगी। वो अपने बेटे को बहुत मिस कर रही थी। मिस्टर शैडो भी उसे देख के एक्साइटेड हो गया था। वो तुरंत आकर अंतरा के पास बैठ गया और फ़ोन स्क्रीन पर अपने बेटे को देखने लगा। बच्चा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से स्क्रीन को ताक रहा था। दोनों अपने बच्चे के साथ खेलने लगे। अंतरा उसे हंसाने के लिए अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। थोड़ी देर बाद बच्चा उबासी लेने लगा। कंचन ने कहा, छोटे मालिक, मैडम माफ़ कीजिए, लगता है अभी इसे सुलाना पड़ेगा। ये देखकर अंतरा ने भी बेमन से हाँ में अपना सर हिलाया। हालांकि कॉल कट हो जाने के बाद भी काफ़ी देर तक वो अपने हाथ में फ़ोन को पकड़े हुए बैठी रही, जैसे कि अभी भी उसको स्क्रीन पर उसका बेटा दिखाई दे रहा हो। मिस्टर शैडो भी समझता था कि अंतरा अपने बेटे को बहुत मिस कर रही है, इसलिए उसने अंतरा को अपनी बाहों में लिया और दिलासा दिया, अब यहाँ का काम ख़त्म हो ही गया है, इसलिए हम आज ही वापस चलते हैं। फिर तुम लल्ला के साथ खूब खेलना। मिस्टर शैडो ने अपनी बात पूरी ही की थी, तब तक दरवाजे पर दस्तक हुई। मिस्टर शैडो ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बाहर नौकरानी खड़ी थी।
उसने मिस्टर शैडो से कहा। सर, मालिक ने आप दोनों को नीचे बुलाया है। मिस्टर शैडो ने हामी भरी और कहा कि वो लोग थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसके बाद दोनों नहा धोकर तैयार हुए और नीचे गए। दादी और महेंद्र दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। मिस्टर शैडो और अंतरा ने दोनों बुजुर्गों को गुड मॉर्निंग कहा। मिस्टर शैडो और अंतरा ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, इसलिए महेंद्र ने कहा, मैंने तुम दोनों को सुबह सुबह डिस्टर्ब तो नहीं किया? ये सुनकर अंतरा शर्मा गई। मिस्टर शैडो ने जवाब में कहा, बिल्कुल नहीं दद्दू, हम लोग हमारे लल्ला के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। फ़ोन कॉल ख़त्म ही हुआ था कि आपका बुलावा आ गया। खैर बताइए, आपने किस लिए हमें बुलाया है? अंतरा के दिमाग में भी यही सवाल था। महेंद्र ने नौकरानी को नाश्ता लगाने के लिए इशारा किया और फिर मुस्कुराते हुए मिस्टर शैडो के सवाल का जवाब दिया। दरअसल मैं अंतरा को अपनी कला विरासत में देना चाहता हूँ, अगर उसे मंजूर हो तो। महेंद्र को अपनी जूनियर अंतरा वाकई में पसंद थी। उसके हिसाब से वो भी काफ़ी टैलेंटेड थी, जो कि प्राचीन आर्किटेक्चर को कभी लुप्त नहीं होने देगी। काफ़ी सोचने के बाद महेंद्र ने यह फैसला किया था। महेंद्र की बात सुनकर अंतरा काफ़ी हैरान रह गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने सोचा नहीं था कि महेंद्र खास करके ये बात बताने के लिए उसे बुलाएगा। उसने हैरानी के साथ जवाब दिया, दद्दू, आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो उसे लेने के लिए मैं मना कैसे कर सकती हूँ? अंतरा तुरंत ही अपने सदमे से बाहर आ गई और उसने महेंद्र को जवाब दिया। ये सुनकर महेंद्र ने हंसते हुए कहा, अब जब तुम सहमत हो गई हो तो हमें और कुछ बातचीत करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे प्राचीन आर्किटेक्चर के बारे में जितनी जानकारी है वो सब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। महेंद्र ने अंतरा के फैसले की काफ़ी सराहना की। महेंद्र से बात करने के बाद अंतरा ने दादी की तरफ देखा और कहा, थैंक यू दादी। अंतरा को पता था कि अगर दादी महेंद्र के बर्थडे के लिए उसे अपने साथ लेकर नहीं आई होती तो उसे ये मौका कभी नहीं मिलता, और इसके अलावा ज़रूर दादी ने ही उसका नाम महेंद्र को सजेस्ट किया होगा। दादी ने मुस्कुराते हुए अंतरा से कहा, अरे पगली, तू मुझे थैंक यू बोल रही है? तुम इसकी हकदार हो, इसलिए ये सब तुम्हें मिलना ही चाहिए। अंतरा की समझदारी से दादी बहुत खुश थी। अंतरा बिन माँ की पली थी। ऊपर से लता ने पूरी ज़िंदगी उसके लिए मुश्किलें खड़ी की थी, लेकिन फिर भी अंतरा की नेक दिली को बिल्कुल आँच नहीं आई थी। इस बात की दादी काफ़ी सराहना करती थी। महेंद्र ने थोड़ा हिचकिचाते हुए अंतरा से कहा, देखो बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं पर मेरे साथ रहो और मुझसे ट्रेनिंग लो। इससे तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? ये सुनते ही अंतरा चौंक गई। इतनी देर से खामोश खड़ा मिस्टर शैडो भी उठ गया। जब उसने सुना कि महेंद्र अपनी कला अंतरा को विरासत में देना चाहता है तो वो बहुत खुश हुआ था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि इसके लिए अंतरा को उससे दूर यहाँ पर रहना पड़ेगा, और अगर ऐसा हुआ तो काफ़ी लंबे टाइम तक दोनों को एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। अंतरा के मन में भी यही बात चल रही थी। अगर वो यहाँ पर रही तो उसे काफ़ी लंबे वक्त तक अपने बेटे से भी दूर रहना पड़ेगा। दद्दू, मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। दद्दू, मैं अपनी बीवी के बगैर नहीं रह सकता। अंतरा और मिस्टर शैडो दोनों ने ही अपनी बात कही। एक अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती थी और दूसरा अपनी बीवी से दूर नहीं रह सकता था। उन दोनों की बात सुनकर दादी ज़ोर से हंसने लगी। उसने महेंद्र के कंधे पर टपली मारी और कहा, बस हो गया, अब उन दोनों को ज़्यादा परेशान मत करो। महेंद्र को पता था कि मिस्टर शैडो और अंतरा ऐसे थे जैसे कि वो गोंद से चिपके हों। वो दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे, इसलिए जानबूझकर उसने ऐसा मजाक किया। मिस्टर शैडो ने सुझाव दिया, दद्दू, एक काम करते हैं, आप कुछ दिनों के लिए हमारे घर पर रहो। इस तरह से आप अंतरा को सिखा भी पाओगे और हम लोगों को अलग भी नहीं होना पड़ेगा। अंतरा थोड़ी शर्मिंदा हो गई थी। उसने मिस्टर शैडो की तरफ देखा और ये सोचा कि वो भी मिस्टर शैडो से दूर नहीं होना चाहती थी, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये बात थी कि वो अपने बेटे से अलग नहीं होना चाहती थी। महेंद्र ने थोड़ा सोचकर हामी भरी और कहा, यह सबसे बेस्ट आइडिया है।
ये सुनकर उन्होंने राहत की सांस ली। दूसरी तरफ जेल से छूटने के बाद लता ध्रुव के साथ उसके घर चली गई थी। हालांकि घर के अंदर पैर रखते ही वो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि घर की हालत बहुत ख़राब थी। एक साइड की दीवार टूटी हुई थी, टेबल पर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, हर तरफ कचरा पड़ा हुआ था, ध्रुव के कपड़े बिखरे हुए थे। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो यह जगह उस जगह से बिल्कुल उल्टी थी जहाँ पर लता रहती थी। लता को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका बेटा ऐसी जगह पर रह रहा है। उसने ध्रुव से पूछा, बेटा तुम ऐसी जगह पर कैसे रह सकते हो? हालांकि ध्रुव ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। लता ने देखा कि सोफे पर भी कपड़े पड़े हुए थे, टेबल पर खाने की प्लेट पड़ी हुई थी। प्लेट में बचा हुआ खाना था जो कि 2 दिन पुराना लग रहा था। ध्रुव ऐसी हालत में रह रहा था, यह देखकर लता को काफ़ी दुख हुआ। ध्रुव ने लता के लिए बेड पर जगह बनाई। लता ने कहा, मैं ऐसी जगह पर कैसे रह पाऊंगी? यहाँ पर चूहे तो नहीं है ना? लता को टेंशन हो रही थी। उसने तुरंत अपना नाक दबा लिया। अभी घर में जिस तरह की बदबू आ रही थी वो उसे सह नहीं पा रही थी। अपनी माँ को ये सब करते हुए देखकर ध्रुव ने बेबसी से अपना सर ना में हिलाया। अब वो पूरा दिन बाहर काम करेगा तो रात को वापस आकर साफ सफाई करने की उसमें ताकत कहाँ बचेगी? ऊपर से ये कमरा बेसमेंट में था, इसलिए जाहिर सी बात थी कि थोड़ी सी बात तो आनी ही थी। ध्रुव ने लता को ताना मारा, अगर आपको यहाँ पर नहीं रहना है तो वापस पुलिस स्टेशन चले जाओ, वहाँ पर आपको इससे साफ सुथरा कमरा मिलेगा। ये कहते हुए ध्रुव ने यहाँ वहाँ पड़े कपड़े उठाए और साइड में रखा, क्योंकि उसे तो ऐसे हाल में जीने की आदत थी। पर लता उसकी माँ थी और ध्रुव उसकी थोड़ी बहुत परवाह करता था। ध्रुव की बात सुनकर लता तुरंत घबरा गई। उसने तुरंत कहा, कैसी बात कर रहे हो बेटा? तुम्हारा घर तो बहुत अच्छा है, बस। ये कहते हुए लता ने टेबल पर पड़ी पानी की बोतल उठाई और उसमें से पानी पीने लगी। वो कोई भी चीज़ नापसंद करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो हवालात से बाहर निकली थी और अब वो वहाँ पर नहीं जाना चाहती थी। लता शांत हो गई थी, इसलिए ध्रुव ने भी कुछ नहीं कहा। वो अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद उसने लता को देखते हुए कहा, जाकर नहा लो मोम और थोड़ा आराम कर लो। इतना कहने के बाद वो लता की तरफ देखे बिना सोफे पर जाकर लेट गया और सोने का नाटक करने लगा। दरअसल ध्रुव लता से ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता था और उसे समझ नहीं आता था कि वो लता के साथ क्या बात करे। लता टॉवल लेकर बाथरूम में गई ही थी कि उसने देखा दीवार पर कॉकरोच था। इसी के साथ डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। ये सुनते ही ध्रुव सोफे से तुरंत उठा और बाथरूम की तरफ दौड़ा। क्या हुआ मॉम? उसे लगा था कि लता को कुछ हो गया है। हालांकि बाथरूम के पास पहुंचने के बाद उसे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लता ने तुरंत उसे शिकायत की, बेटा तुम्हारे घर का बाथरूम इतना गंदा क्यों है? यहाँ पर कॉकरोच है। मुझे तो हमारे पाली हिल वाले बंगले के बाथरूम की बहुत याद आ रही है। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर बेबसी के हाव भाव आ गए। उसने लता से बेरुखी से कह दिया, अगर आपने अंतरा दीदी के लिए मुश्किल खड़ी नहीं की होती और उसे इतना परेशान नहीं किया होता तो आज हमारे परिवार की ऐसी हालत नहीं होती। सिर्फ आपकी वजह से हमारा परिवार टूटा। ध्रुव को बहुत गुस्सा आ गया था। अपनी बात बोलने के बाद वो लता को नज़रअंदाज करके वापस कमरे में आ गया। ध्रुव अपने उस घर को लता से 1000 गुना ज़्यादा मिस कर रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। ध्रुव का रवैया देखकर लता को भी एहसास हुआ कि उसने बहुत कुछ गलत कह दिया। उसने एक आह भरी और वापस ध्रुव के पास जाकर कहा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मुझे एहसास है कि मैं गलत थी, लेकिन अब मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि मैं अंतरा के लिए कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी करूँगी। लता ने अपनी बात इस तरह से कही जैसे कि उसे वाकई अपने किए पर पछतावा हो रहा हो, क्योंकि उसे पता था अंतरा को कुछ हो यह ध्रुव हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए फ़िलहाल ध्रुव उसकी बात पर यकीन करे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। ध्रुव के अलावा उसका कोई सहारा नहीं था।
इसलिए अपने बेटे के साथ रिश्ता सुधारना लता के लिए बहुत ज़रूरी था। लता की बात सुनकर ध्रुव भी थोड़ा शांत हुआ। उसने पूछा, मॉम आप सच बोल रहे हो ना? ध्रुव को शक हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी माँ को इतने प्यार से इतनी आसानी से हथियार डालते हुए कभी नहीं देखा था। हालांकि लता जानबूझकर कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी। उसने ध्रुव से कहा, बिल्कुल बेटा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी? ये कहते हुए लता ध्रुव के सामने मुस्कुराई और फिर उसके गाल पर हाथ रखा। लता की आंखों में दृढ़ता दिख रही थी। शायद ध्रुव अपने परिवार के प्यार के लिए काफ़ी लंबे समय से तरस रहा था, इसलिए उसने अपनी माँ की बात पर भरोसा कर लिया। ध्रुव ने हाँ में अपना सर हिलाया और फिर वो भी लता की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। अपने बेटे के साथ रिश्ता सुधर रहा था, इस बात से लता को बहुत खुशी हुई। हालांकि तुरंत उसे अंतरा याद आ गई। इसी के साथ उसका चेहरा गंभीर हो गया। अंतरा की वजह से ही उसका अपने बेटे के साथ रिश्ता बिगड़ा था, इसलिए वह अंतरा को इतनी आसानी से माफ़ नहीं कर सकती थी। लता ये सब सोच रही थी, तब ध्रुव ने अचानक से पूछा, मॉम क्या आपकी उर्वशी के साथ अच्छी पहचान है? ध्रुव को याद था कि जब वो लोग पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहे थे, तब उर्वशी ने उसकी माँ की मदद मांगी थी। अब कोई अनजान आदमी से तो उसका नाम पुकार कर इस तरह से मदद नहीं मांगेगा ना, इसलिए ध्रुव थोड़ा हैरान था। ध्रुव के मुंह से ये सवाल सुनकर लता थोड़ी चौंक गई, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुव अचानक से उर्वशी की बात लेकर बैठ जाएगा। बड़ी मुश्किल से ध्रुव का लता की तरफ रवैया बदल रहा था। अगर उसे पता चला कि उसने और उर्वशी ने मिलकर कोई कांड किया है, तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। यह सब सोचकर लता ने ढोंग करते हुए लापरवाही से कह दिया, अरे नहीं बेटा, मैं उससे बस एक दो बार मिली हूँ, ऐसी कोई खास पहचान नहीं है, तुम उसकी फ़िक्र करना छोड़ दो। लता को पता था कि अगर उसने यह कहा होता कि वो उर्वशी को बिल्कुल नहीं जानती, तब भी ध्रुव को उस पर शक हो जाता। लता झूठ बोल रही हो ऐसा लगा नहीं, इसलिए ध्रुव ने भी इस मामले में ज़्यादा पूछताछ नहीं की। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन की जेल में बैठी उर्वशी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। जेल के बाहर बैठे हुए पुलिस वाले उसका रोना सुनकर इरिटेट हो गए थे। आखिर में कांस्टेबल उसके पास आया और बोला, देखो मैडम, रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके कोई रिश्तेदार या दोस्त हैं जो आपको ज़मानत दिला सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको एक कॉल करने दे सकते हैं, और अगर ऐसा कोई नहीं है तो अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठो। यह सुनते ही उर्वशी की आंखें चमक उठी। कांस्टेबल की बात में उसे उम्मीद की एक किरण नज़र आई। वो तुरंत सोचने लगी कि उसे किसे कॉल करना चाहिए। हालांकि ऐसा कोई भी नहीं था जो उसे यहाँ आकर छुड़ाने को तैयार हो। आखिर में बेबसी से उसने अपना सिर ना में हिलाया। वो उम्मीद की किरण भी गायब हो गई। दूसरी तरफ अंतरा अभी अभी जिंदल हाउस पहुंची थी। घर में कदम रखते ही वो सीधे अपने बच्चे के पास गई। वैसे तो वो कुछ ही दिनों के लिए घर से दूर रही थी, मगर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने बेटे से बहुत सालों तक दूर थी। उसने अपने बेटे को कितना मिस किया था, ये वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। जब वो कमरे में पहुंची तो कंचन बच्चे के साथ खेल रही थी। अंतरा ने दौड़ते हुए जाकर अपने बच्चे को उठा लिया और उसको पागलों की तरह चूमने लगी। मेरे लल्ला ने मुझे मिस किया, ये कहते हुए अंतरा ने बच्चे के गाल खींचे। कंचन ने बेड से उठते हुए अंतरा से पूछा, कैसे हो मैडम आप? अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और वापस अपने बच्चे के साथ खेलने लगी। कंचन भी समझती थी कि अपने बच्चे से इतने दिनों तक दूर रहना अंतरा के लिए आसान नहीं रहा होगा। अंतरा ने कंचन की तरफ देखकर कहा, दाइमा, आपने मेरे लल्ला का इतने दिनों तक ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू। मुझे पता है कि घर के काम के साथ साथ लल्ला को संभालने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। अंतरा को यकीन था कि कंचन ने उसके बच्चे का ख्याल रखने में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी, इसलिए वो सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रही थी। कंचन ने मुस्कुराते हुए अंतरा को जवाब दिया, आप कैसी बात कर रहे हो, ये तो मेरा काम है। खैर, आप लल्ला के साथ खेलो, मैं अपना थोड़ा काम निपटा कर आती हूँ। कंचन के जाने के बाद अंतरा फिर से बच्चे के साथ खेलने लगी और उसके साथ बातें करने लगी।
क्या किया था मेरे बच्चे ने इतने दिनों तक? क्या तुमने सच में अपनी माँ को मिस किया? अंतरा के ये बोलते ही बच्चा हंसने लगा और अपने हाथ आगे पीछे हिलाने लगा, जैसे कि वो अंतरा के चेहरे को छूकर उसके सवाल का जवाब दे रहा हो। उसकी यह हरकत देखकर अंतरा को ऐसा लगा कि जैसे दुनिया में इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती। भले ही बच्चा बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट सुनकर अंतरा को समझ आ गया कि वो अपनी माँ को पहचानता है। ये देखकर अंतरा ने उसे कसकर गले लगा लिया और बोली, ओ मेरी जान, मम्मा रियली लव्स यू। वो अपने बच्चे को अब एक सेकंड के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद जब मिस्टर सैडो दादी और महेंद्र को अपने अपने कमरों में छोड़कर वापस आया, तो अंतरा ने अपने मुंह पर उंगली रखी। श्श! मिस्टर शैडो ने आगे जाकर देखा तो पता चला कि बच्चा अंतरा की गोद में सो गया था। ये देखकर मिस्टर शैडो थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि वह भी इतने दिनों बाद अपने बेटे से मिल रहा था, लेकिन वो उसके साथ खेल पाए उसके पहले ही वो सो गया। हालांकि वो इस बारे में कुछ कर नहीं सकता था। अंतरा ने धीरे से बच्चे को बेड पर लिटाया और फिर खुद भी उसके पास लेट गई। मिस्टर शैडो भी बेड पर बैठ गया और अपने बच्चे के मासूम चेहरे और प्यारे हाथ पैरों को देखने लगा। कुछ देर बाद मिस्टर शैडो का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। इस बात से वो थोड़ा चिढ़ गया, क्योंकि फ़िलहाल वो अपने बेटे के साथ वक्त बिताना चाहता था। हालांकि स्क्रीन पर नाम देखकर वो समझ गया कि उसे यह कॉल उठाना ही पड़ेगा, इसलिए वह फ़ोन लेकर बालकनी में गया और आंसर करके सीधा पूछा, क्या पता चला? मिस्टर शैडो को पता था कि डेविड खाली हाथ कभी नहीं लौटेगा, उसे कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली होगी। हालांकि मिस्टर शैडो को पता नहीं था कि इस बार उसे निराश होना पड़ेगा। डेविड ने एक आह भरी और कहा, सॉरी बॉस, लेकिन अमृता के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई। बस इतना पता चल पाया है कि वो मुंबई से थी, लेकिन उसके स्कूल या कॉलेज का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। यह सुनकर मिस्टर शैडो की भौहें उठ गई, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये औरत इतनी रहस्यमयी निकलेगी। कहीं ऐसा तो नहीं था कि किसी ने जानबूझकर उसके बारे में सारी जानकारी छिपा दी थी। मिस्टर शैडो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने डेविड से कहा, ट्राई करते रहो, शायद उसके बारे में कुछ पता चल जाए। यह सुनकर डेविड ने हामी भरी। फ़ोन रखने के बाद भी मिस्टर शैडो वहीं पर खड़ा सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसी इंसान के सारे रिकॉर्ड्स कैसे गायब हो सकते हैं। चाहे जो भी हो, उसे इस अमृता के बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। दोपहर में बच्चे की नींद पूरी हो जाने के बाद अंतरा उसे लेकर हॉल में आई। वहाँ पर वो उसके साथ खेल रही थी। तब अचानक तन्वी घर में दाखिल हुई। हेलो माँ बेटे, क्या कर रहे हो? ये कहते हुए वो उतावले कदमों से अंतरा की तरफ आई और उसके गले लग गई। तन्वी अभी भी इतनी बचकानी और लापरवाह थी। ये देखकर अंतरा थोड़ी हैरान रह गई। उसने तुरंत उसे टोका, क्या कर रही है? अब तुझे भूलना नहीं चाहिए कि तू प्रेग्नेंट है, इसलिए हर एक कदम संभल कर रखना चाहिए। यह सुनकर तन्वी ने कहा, सॉरी, आगे से ध्यान रखूंगी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के हाल चाल पूछे। अंतरा ने दोनों के लिए फ्रूट जूस मंगवाया और फिर पूछा, फ़ोन पर तो तू बता रही थी कि 1-2 दिन बाद तू मुझसे मिलने आएगी, पर अचानक कैसे आ गई? दरअसल सुबह ही तन्वी ने अंतरा को फ़ोन करके बताया था कि उसे प्रेगनेंसी के बारे में कुछ टिप्स चाहिए, इसलिए वो उसे मिलने आएगी। अंतरा ने सोचा था कि उसके पास 2 दिन का टाइम है, तो वो जाकर तन्वी के लिए बुक्स वगैरह खरीद लाएगी, लेकिन तन्वी अचानक आज ही आ गई। अंतरा के सवाल के जवाब में तन्वी ने कहा, मत पूछ यार, मैं उस घर में नहीं रह सकती। विक्रांत हिटलर से कम नहीं है। हर वक्त मुझ पर नज़र रखने के लिए कोई ना कोई रहता है। मैं समझती हूँ कि वो सब मेरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। और वैसे भी मैं बिना बताए अचानक से यहाँ आ गई, तो तुझे प्रॉब्लम है? मेरा तुझ पर इतना भी हक नहीं बनता। तन्वी ने मजाक में शिकायत करते हुए पूछा। अंतरा ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे ऐसा कभी हो सकता है? मैं तो हमेशा तेरे आने का इंतज़ार करती हूँ। यह सुनकर तन्वी ने बनावटी गुस्से से कहा, हाँ हाँ, पता है कि तू कितना इंतज़ार करती है,
खैर मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी, मैं तो छोटे जिंदल साहब के साथ खेलने आई हूँ। यह कहते हुए तन्वी ने बच्चे को गोद में लिया और उसके साथ खेलने लगी। अचानक बच्चे ने उसकी उंगली पकड़ ली। यह देखकर तन्वी बहुत खुश हो गई। उसने तोतली भाषा में पूछा, अल्ले मिला बेटा, तू अपनी मौसी को पहचान गया? तन्वी के ये बोलते ही जैसे बच्चा समझ गया हो कि वो क्या कह रही है, वो भी बड़बड़ाने लगा और तन्वी की तरफ देखकर हंसने लगा। ये देखते ही तन्वी खुशी से उछल पड़ी। अंतरा, देखा तूने, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया। अंतरा ने भी सोचा नहीं था कि उसका बच्चा तन्वी को पहचान जाएगा। उसने मुस्कुराते हुए तन्वी से कहा, वैसे ये ताज्जुब की बात है, क्योंकि अजनबियों को देखकर यह कभी कभार डर जाता है, पर यह तो उल्टा हो गया, लगता है ये तुम्हें पसंद करता है। तन्वी ने वापस बच्चे की तरफ देखते हुए कहा, अरे पसंद कैसे नहीं करेगा, मैं इसकी मौसी जो हूँ, हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होने वाले हैं, देखना, है ना बेबी? इतना कहने के बाद तन्वी अजीब अजीब चेहरे बनाकर बच्चे को हंसाने की कोशिश करने लगी। कभी कभार वो उसे कोई खिलौना हाथ में देती तो कभी कभी उसके साथ बातें करने लगती। तन्वी का ये रूप देखकर अंतरा थोड़ी हैरान थी, क्योंकि उसने हमेशा तन्वी को हर चीज़ के लिए लापरवाह देखा था। अपनी इस बिंदास दोस्त को बच्चे के साथ इतना धैर्य रखकर खेलते हुए देखकर अंतरा को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही तन्वी है। कुछ देर बाद अंतरा ने उसे मुद्दे की बात बताई कि प्रेगनेंसी में उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है। जो बातें तन्वी को याद नहीं रहने वाली थी वो उसने लिख ली। उसके बाद थोड़ी देर तक उन लोगों ने इधर उधर की बातें की। आखिर में तन्वी ने इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं। यह देखने के बाद वह अंतरा के नज़दीक गई और धीरे से कहा, तुझे पता चला, लता को ध्रुव ने ज़मानत दिलवा दी है। और मैंने तो ये भी सुना है कि जब लता जेल से बाहर आई तब उर्वशी ने उसके सामने मदद की भीख मांगी, लेकिन फिर भी वो उसे नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लता और उर्वशी की खबर सुनते ही अंतरा थोड़ी चौंक गई, पर तुरंत ही उसने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि उसे पता था कि लता बहुत ही निर्दयी औरत है। वो ऐसा करे इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। आखिर में अंतरा ने तन्वी से कह दिया, वो दोनों किस हालत में है, क्या कर रहे हैं, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये कहकर अंतरा ने अपना जूस का गिलास उठाया और उसे पीने लगी। ऐसा लग रहा था कि वाकई में उसे उनकी कुछ चिंता नहीं थी। तन्वी को पता था कि अंतरा को लता और उर्वशी के बारे में सुनना पसंद नहीं है, पर उसे फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने अंतरा से पूछा, अब तुम उर्वशी से कैसे निपटने का सोच रही हो? तन्वी को पता था कि अंतरा को लता और उर्वशी के बारे में सुनना पसंद नहीं है, पर उसे फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने अंतरा से पूछा, अब तुम उर्वशी से कैसे निपटने का सोच रही हो? तन्वी जानती थी कि उर्वशी ने अतीत में अंतरा के साथ क्या क्या किया है। अब अंतरा के पास उसके साथ बदला लेने का मौका था। अंतरा ने जवाब में कहा, मुझे उसके साथ निपटने की क्या ज़रूरत है, कानून है ना, वही उसे सज़ा देगा। जूस पीने के बाद अंतरा ने अपना गिलास टेबल पर रखा और तन्वी की तरफ देखने लगी। उसे यकीन था कि कानून उर्वशी को सज़ा देगा। अंतरा का जवाब सुनकर तन्वी चिढ़ गई। वो उसे टोकने लगी, कानून? इसमें कानून क्या करेगा? उर्वशी पर बस कुछ डिज़ाइंस को चुराने का इल्ज़ाम है। कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि उसे उम्र कैद मिलेगी। बहुत जल्द वो जेल के बाहर आ जाएगी, फिर उसकी वही हरकतें शुरू हो जाएंगी। अंतरा का लापरवाह रवैया देखकर तन्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचने वाला था, क्योंकि अंतरा इतने वक्त से सब कुछ सहती आई थी, इसलिए उर्वशी और लता जैसे लोग उसके सिर पर चढ़कर नाच रहे थे। अंतरा भले ही यह बात बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन तन्वी नहीं, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद उसे भी समझ आ गया था कि परिवार की क्या अहमियत होती है और एक माँ का प्यार क्या होता है। तन्वी का मानना था कि अगर अंतरा खुद के बारे में नहीं सोचना चाहती थी, तब भी उसे अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। तन्वी को इतने गुस्से में देखकर अंतरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसकी तरफ देखते हुए उसे दिलासा दिया, मुझे पता है कि तू मेरी भलाई के बारे में सोच रही है, पर इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है। उर्वशी ऑलरेडी जेल में है
और उसने अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ रिश्ता तोड़ दिया है, इसलिए कोई भी उसकी ज़मानत नहीं करवाएगा। उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ये कहने के बाद अंतरा ने तन्वी के पेट की तरफ देखकर उसे इशारा किया और समझाया कि वह प्रेग्नेंट है, इसलिए इस तरह से गुस्सा करना उसके लिए ठीक नहीं है। आखिर में तन्वी को अंतरा की बात समझ आई और वो शांत हुई। दूसरी तरफ जेल में उर्वशी पूरा दिन अंधेरे में बैठी रही। उसे जेल से निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसे लगा कि अगर और कुछ दिन वो ऐसे ही रही तो पागल हो जाएगी। वो इस जगह पर और नहीं रह सकती थी। ये सोचते हुए वो उठी और जेल की सलाखों के पास जाकर चिल्लाने लगी, कोई है? कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है? कुछ पल बाद एक कांस्टेबल आया। क्या है? कांस्टेबल के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो रोज़ ऐसे 10 मुजरिमों का सामना करता था। उर्वशी ने बिना वक्त गंवाए कहा, आप मुझे अपना फ़ोन देंगे प्लीज़? मुझे एक कॉल करना है। मेरे साथ जो दूसरी औरत गिरफ्तार हुई थी उसे भी आपने कॉल करने दिया था ना? उर्वशी को समझ आ गया था कि चिल्लाकर और लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर वो प्यार से बात करेगी तो ज़रूर उसका काम बन जाएगा। कांस्टेबल को लगा कि उन लोगों ने लता को कॉल करने दिया था, इसलिए उर्वशी को भी उसे कॉल करने देना चाहिए। आखिर में उसने अपना फ़ोन निकाला और उर्वशी के हाथ में देते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद मैं तुमसे फ़ोन छीन लूँगा। इतना कहने के बाद कांस्टेबल ने अपनी घड़ी देखी और फिर वहाँ से चला गया। फ़ोन मिलते ही उर्वशी ने तुरंत अपने कुछ दोस्तों को और अपने पिता के रिश्तेदारों को कॉल किया और उनकी मदद मांगी। हालांकि सब लोगों ने उसे मना कर दिया। कुछ लोगों ने तो उर्वशी की आवाज़ सुनकर ही फ़ोन काट दिया, तो कुछ लोगों ने उसे खरी खोटी भी सुनाई। उन सब की बातें सुनकर उर्वशी की आंखों में निराशा छा गई। उसने एक आह भरी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन हो सकता है जो उसकी मदद करे और उसे जेल से बाहर निकाले। उसने काफ़ी सोचा पर ऐसा उसे कोई याद नहीं आया। वो बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उसने लगभग हार मान ली थी। तब अचानक से जेल का दरवाज़ा खुला। ये वही कांस्टेबल था जो उसे फ़ोन देकर गया था। उसने उर्वशी से कहा, तुम जा सकती हो। ये कहते हुए उसने उर्वशी को बाहर जाने का इशारा किया। यह सुनकर उर्वशी का दिल कांप उठा। उसने शकी निगाहों से कांस्टेबल को देखा और पूछा, आपका मतलब मैं घर जा सकती हूँ? पर कैसे? उर्वशी को लगा कि शायद उसने सुनने में कोई गलती कर दी है, क्योंकि ऐसा कोई नहीं था जो उसे बचाने आएगा। अगर सीधी भाषा में कहा जाए तो अब उसने इस जेल से बाहर निकलने का ख्याल ही छोड़ दिया था। कांस्टेबल ने उर्वशी से कहा, तुम्हारी जमानत हो चुकी है, अब जल्दी से निकलो यहाँ से, मुझे और भी काम है। पुलिस वाले को उर्वशी का बर्ताव अजीब लग रहा था। अभी थोड़ी देर पहले वो यहाँ से बाहर निकलने के लिए रो रही थी और अब जब सच में उसकी ज़मानत हो गई है तो खुश होने के बदले वो अजीब तरह के सवाल पूछ रही है। जब उर्वशी को पता चला कि उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई है और सच में उसकी ज़मानत हो गई है, तब उसने राहत की सांस ली और फिर तुरंत वो हवालात से बाहर निकली। चाहे जिसने भी उसकी ज़मानत करवाई हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिलहाल उसका इस घटिया जगह से निकलना बहुत ज़रूरी था। उर्वशी को ख्याल आया कि उसने अभी थोड़ी देर पहले जिन जिन लोगों को कॉल किया था, शायद उसमें से किसी को उस पर दया आ गई हो और उसी ने आकर उसकी ज़मानत करवाई होगी। हालांकि कांस्टेबल के पीछे पीछे जब वो बाहर निकली तो पुलिस स्टेशन के वर्किंग एरिया में उसने सूट पहने हुए एक आदमी को देखा। उसकी पीठ उर्वशी की तरफ थी। उसे देखकर उर्वशी को लगा कि उसने इस आदमी को पहले देखा है, हालांकि तुरंत उसे याद नहीं आया। वो यह सोच रही थी, तब तक पुलिस वाले ने उर्वशी को बताया, इन्होंने ही तुम्हारी ज़मानत करवाई है। यह सुनकर उर्वशी थोड़ा और सोच में पड़ गई। अगर उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार उसकी ज़मानत करवाने नहीं आया था तो फिर ये आदमी कौन था? हालांकि पुलिस वाले ने अपनी बात पूरी की ही थी कि वो आदमी उर्वशी की तरफ मुड़ा। उसका चेहरा देखकर उर्वशी दंग रह गई। वो और कोई नहीं बल्कि ऋषभ था। उर्वशी ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे वक्त में ऋषभ उसे बचाएगा, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि ऋषभ अंतरा को पसंद करता है।
फिर वो अंतरा की दुश्मन की मदद क्यों कर रहा था? ये बात काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। उर्वशी यह सब सोच रही थी, तब उसने ऋषभ की आवाज़ सुनी। क्या उर्वशी, बड़े लंबे टाइम बाद हमारी मुलाकात हुई है ना? ये कहते हुए ऋषभ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। इसी के साथ उर्वशी के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि फिलहाल उसके पास ज़्यादा कुछ सोचने का वक्त नहीं था। अभी के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर निकलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। आखिरकार वो दोनों वहाँ से बाहर निकले और ऋषभ की गाड़ी में बैठे। उर्वशी का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि ऋषभ उसे कहाँ लेकर जा रहा है। अब उन दोनों के बीच में कोई ऐसा करीबी रिश्ता तो था नहीं कि ऋषभ ने उसे बचाने के लिए यह सब किया होगा। ऋषभ की हरकतें उर्वशी के लिए किसी पहेली की तरह थी। आखिर में उससे रहा नहीं गया। उसने ऋषभ को पूछ ही लिया, तुमने मुझे बचाया क्यों और मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? उर्वशी को ऐसा लग रहा था कि ऋषभ उसे अंतरा के पास लेकर जा रहा है ताकि अंतरा उससे बदला ले सके। उर्वशी की बात सुनकर ऋषभ ने उसकी तरफ देखा। उर्वशी की आंखों में डर देखकर ऋषभ को बड़ा सुकून मिला। उसने गहरी आवाज़ में उर्वशी से कहा, मैं जो कुछ भी करता हूँ उसके लिए मेरे पास अपनी वजह होती है। इतना कहने के बाद उसने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी। ऋषभ की गाड़ी सीधी एक घर के बाहर जाकर रुकी। ऋषभ आराम से बाहर निकला। दूसरी तरफ से उर्वशी भी उतरी। ऋषभ ने उससे कहा, फिलहाल तुम्हें यहीं पर रहना है। यह कहते हुए वो उसे घर के अंदर ले आया। उसके बाद एक गिलास में पानी भरकर वो आराम से पीने लगा। उर्वशी ने घर पर नज़र डाली। यह जगह एकदम आम थी। उर्वशी के घर के सामने यह घर बहुत ही गरीब लग रहा था। हालांकि फ़िलहाल उर्वशी के पास पसंद नापसंद का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने हाँ में अपना सिर हिला दिया। उर्वशी ने थोड़ा सोचा कि कम से कम ऋषभ ने उसे अंतरा को तो नहीं सौंपा। वैसे अभी तक उर्वशी को पता नहीं था कि ऋषभ ने उसे जेल से छुड़ाकर उसकी मदद क्यों की है। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बाहर आ चुकी थी, इसलिए अब वो अंतरा को चैन से जीने नहीं देगी, क्योंकि अंतरा की वजह से ही उसकी ये हालत हुई थी। अंतरा और वो लता, उसने भी उर्वशी को धोखा दिया था। यह सब सोचते हुए उर्वशी ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उर्वशी को इस तरह से देखकर ऋषभ तुरंत उसके पास आया और उसका गला पकड़ लिया। उसने उर्वशी की आंखों में देखकर उसे चेतावनी दी, याद रखना, अगर अब तुमने अंतरा के लिए कोई मुसीबत खड़ी की ना, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अंतरा हमेशा से ऋषभ के दिल में थी, इसलिए अंतरा को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए उसने उर्वशी को जेल से छुड़ाया होगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, इसलिए उर्वशी को ऐसा कोई ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। ऋषभ को इतने गुस्से में देखकर उर्वशी बहुत डर गई। उसे पता था कि फ़िलहाल ऋषभ के अलावा उसका कोई सहारा नहीं है। अगर उसने ऋषभ को नाराज़ किया तो वो उसे फिर से पुलिस स्टेशन भेज देगा। वो ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती थी। उर्वशी ने कांपती आवाज़ में कहा, समझ गई, मैं समझ गई। मैं वादा करती हूँ कि मैं अंतरा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। उर्वशी बहुत डरी हुई थी, ये साफ दिखाई दे रहा था। उसकी बात सुनकर आखिरकार ऋषभ ने उसका गला छोड़ा। इसी के साथ उर्वशी ज़ोर से खांसने लगी। ऋषभ की पकड़ बहुत मजबूत थी, जिसकी वजह से उसका दम घुटने लगा था। ऋषभ ने उससे कहा, अगर तुमने अपना ये वादा तोड़ा तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। इतना कहने के बाद ऋषभ मुड़ा और वहाँ से निकल गया। हालांकि ऋषभ ये नहीं जानता था कि डेविड के आदमी ने यह सब कुछ देख लिया था। कुछ ही मिनटों बाद डेविड ने मिस्टर शैडो को कॉल किया और कहा, बॉस, हमारे आदमी ने बताया कि ऋषभ मलिक ने उर्वशी की ज़मानत करवा दी है और उसे घर पर लेकर आया है। उसने उर्वशी को वहीं पर रहने के लिए बोला है। यह सुनकर मिस्टर शैडो की भौहें उठ गई, क्योंकि ये खबर उसके लिए बड़ी ख़ास थी। मिस्टर शैडो को ये समझ नहीं आ रहा था कि दो लोग जो आपस में ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते थे, वो अचानक से इतने घुलने मिलने कैसे लगे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ऋषभ ने उर्वशी को बचाया था। वो ऐसा कौन सा षड्यंत्र रच रहा था। ये सब सोचते हुए मिस्टर शैडो ने डेविड को ऑर्डर दिया,
अब ऋषभ और उर्वशी दोनों पर नज़र बनाए रखो। उन दोनों के पल पल की खबर मुझे चाहिए। इतना कहने के बाद मिस्टर शैडो ने फ़ोन रखा और एक गहरी सांस ली। उसके लिए अंतरा और अपने बच्चे का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। उन दोनों में से किसी को भी वो कुछ नहीं होने दे सकता था। अगर कोई खतरा मंडरा रहा है तो पहले ही उससे निपट लेना ज़रूरी था। मिस्टर शैडो गहरी सोच में डूब गया था। पता नहीं क्यों, पर उसे ऐसा लग रहा था कि यह मामला जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है। खुद को शांत करने के बाद मिस्टर शैडो वापस कमरे में गया। जब मिस्टर शैडो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो बच्चे के साथ खेल रही थी। जब से वो लोग वापस आए थे तब से अंतरा बच्चे को छोड़ ही नहीं रही थी। यह देखकर मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए अपना सिर ना में हिलाया। आखिर में उसने अंतरा के पास जाकर कहा, जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ, हमें दादी और दद्दू के साथ नाश्ता करना है। पिछले दिन भी अंतरा महेंद्र के साथ खाना खाने के लिए नहीं जा पाई थी, इसलिए उसने हामी भरी और बच्चे को मिस्टर शैडो को देकर बाथरूम की तरफ गई। तैयार होने के बाद मिस्टर शैडो और अंतरा नीचे डाइनिंग हॉल में आ गए। दादी और महेंद्र भी चलते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहे थे। अंतरा ने जाकर तुरंत उन दोनों के लिए कुर्सियां खींची। आराम से दद्दू। अंतरा ने दोनों को अपनी अपनी कुर्सियों पर बिठाया। उसके बाद वो अपनी जगह पर लौट आई। दादी ने अंतरा से पूछा, बेटा इतनी जल्दी क्यों? आराम से सोना चाहिए था ना। दादी को पता था कि अंतरा पूरे दिन बच्चे को संभालते संभालते थक जाती है। अंतरा ने दादी को जवाब देते हुए कहा, मैं कल रात को जल्दी सो गई थी दादी, इसलिए सुबह नींद भी जल्दी खुल गई। अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और दोनों बुजुर्गों की प्लेट में नाश्ता परोसने लगी। वैसे तो नौकर इस काम के लिए थे ही, पर अंतरा को लगा कि उसे ही यह करना चाहिए। नाश्ता करते करते वो लोग बातें कर रहे थे। अचानक दादी ने कुछ सोचा और अंतरा और मिस्टर शैडो से कहा, हमने आज तक लल्ला के आने की खुशी नहीं मनाई है। मैं सोच रही हूँ कि हम लोग एक पार्टी रखें जिसमें हर एक जान पहचान वाले को इनवाइट करें। तुम दोनों का इस बारे में क्या ख्याल है? यह सुनकर अंतरा ने मिस्टर शैडो की तरफ देखा। दरअसल अंतरा ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कि फिलहाल उन लोगों को लो प्रोफाइल बनाए रखना चाहिए। अगर सिर्फ परिवार वाले और रिश्तेदारों की बात होती तो बात अलग थी, लेकिन पूरे शहर के लोगों को और बिजनेस सर्कल को इनवाइट करना ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। अंतरा और मिस्टर शैडो ने सोचा नहीं था कि दादी अचानक से ऐसा सुझाव देगी। उन दोनों को हिचकिचाते देखकर महेंद्र ने कहा, अरे भाई, जब मेरे जैसे बूढ़े आदमी की बर्थडे पार्टी हो सकती है तो छोटे उस्ताद के लिए तो एक फंक्शन होना ही चाहिए। आम लोग भी अपने बच्चे के आने की खुशी में जश्न मनाते हैं, तो ये तो जिंदल परिवार था, उन्हें अपने परिवार के वारिस का स्वागत करने के लिए एक फंक्शन रखना ही चाहिए। दादी ने और जोर दिया, हम दोनों जब तक चल फिर सकते हैं तब तक यह काम कर लेना चाहिए। पता नहीं कल क्या हो जाए। मैं अपने मरते वक्त किसी तरह का पछतावा नहीं रखना चाहती। दोनों बुजुर्गों को इतना एक्साइटेड देखकर मिस्टर शैडो और अंतरा के पास सहमत होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दादी ने तुरंत किरण को बुलाया और ये खबर दी। किरण भी बहुत खुश हो गई। नाश्ता हो जाने के बाद मिस्टर शैडो ऑफिस के लिए निकल गया। अंतरा अपने बच्चे को लेकर गार्डन में टहलने चली गई। कंचन भी उसके साथ थी। बाहर का मौसम अच्छा था, थोड़ी बहुत धूप भी थी। बच्चा कुछ बड़बड़ा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अच्छे मूड में है। हालांकि अंतरा के चेहरे पर फिक्र दिख रही थी। वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई हो ऐसा लग रहा था। मैडम, क्या बात है? आखिरकार कंचन ने अंतरा से पूछ लिया। इतने लंबे वक्त से अंतरा के साथ रहने के बाद कंचन उसे अच्छी तरह समझने लगी थी। अंतरा ने कहा भरी और कंचन से कहा, दाई माँ, हम पार्टी तो दे रहे हैं, पर उस दिन इतने सारे लोग आएंगे, अगर कुछ हो गया तो। अंतरा ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि माँ बनने के बाद वो कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो गई थी। उसे बेचैनी महसूस हो रही थी। वैसे भी अतीत में बहुत कुछ हो चुका था और पार्टी में तो हर तरह के लोग आने वाले थे। अंतरा ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहती थी, फिर भी उसे ऐसे बुरे ख्याल ही आ रहे थे। कंचन भी अंतरा की फिक्र की वजह जानती थी, इसलिए उसने अंतरा को दिलासा दिया, आप टेंशन मत लो,
किरण मैडम की ऑलरेडी बात हो गई है। पार्टी वाले दिन बहुत सारे बॉडीगार्ड्स रखने वाले हैं, इसलिए लल्ला को कुछ नहीं होगा। यह सुनकर अंतरा हल्के से मुस्कुराई। हालांकि फिर भी उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि लता जमानत पर बाहर आ चुकी है, इसलिए वो फिर से वार करने की कोशिश कर सकती है। थोड़ी देर बाद बच्चे को नींद आने लगी, इसलिए कंचन उसे लेकर कमरे में चली गई। अंतरा घर के हॉल में आई, तब उसने देखा कि किरण एक सीढ़ी पर चढ़ी हुई थी और सजावट करने में लगी थी। वह नौकरों के साथ दीवारों पर गुब्बारे और फूल की लड़ियां लगा रही थी। अंतरा ने तुरंत लैडर पकड़ लिया और हैरानी के साथ कहा, अरे मम्मी जी, आप खुद क्यों इतना ऊपर चढ़ी हो? जल्दी से नीचे आओ। किरण ने अंतरा की तरफ नीचे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, तुम जाकर अपना काम करो। यह कहने के बाद उसने नौकरानी से गुब्बारा लिया और दीवार पर चिपका दिया। वह अपने पोते के लिए यह काम कर रही थी। अंतरा को यकीन नहीं हो रहा था कि किरण इतनी खुश है। वह सारे काम खुद कर रही थी, लेकिन बुजुर्गों को इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। यह सोचते हुए अंतरा ने किरण का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती उसे नीचे उतारा। अरे अंतरा, क्या कर रही हो? मैं यह काम आराम से कर सकती हूँ। हालांकि अंतरा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो किरण को खींचकर अपने साथ ले गई। लगभग 2 दिनों में इतना बड़ा घर सजा दिया गया। वैसे तो अंतरा ने भी थोड़ी बहुत मदद की थी, मगर ज़्यादातर काम किरण ने खुद किया था। जिंदल परिवार के वारिस के लिए यह फंक्शन रखा जा रहा था। इस वजह से किरण चाहती थी कि घर के सारे मेंबर्स हाजिर रहें। फंक्शन के एक दिन पहले जब नैतिक और ऋषिका ने घर की सजावट देखी तो वह दोनों हैरान रह गए। वाओ मॉम, दिस इज़ टू कूल। आपने इतनी जल्दी यह सब कैसे कर लिया? नैतिक को पता था कि घर के डेकोरेशन की जिम्मेदारी किरण ने अपने सर ली थी, इसलिए उसने किरण के लिए ताली बजाते हुए यह कहा। किरण नैतिक को जवाब देते हुए बोली, अब तुम्हें पता चला तुम्हारी माँ क्या चीज़ है? किरण ने मजाक में घमंड दिखाया। नैतिक और किरण की बातें सुनकर इशिका ने कहा, आप दोनों एक दूसरे को पुकारते रहो, मैं तो चली अपने भतीजे से मिलने। इतना कहकर इशिका तुरंत बच्चे के कमरे की तरफ चली गई। उसे उतावले कदमों से जाते देख किरण मुस्कुराने लगी। उसे पता था कि इशिका बच्चे से कितना प्यार करती है। इशिका के जाने के बाद किरण ने कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए नैतिक की तरफ देखा और काम कैसा चल रहा है बेटा? किरण को लगा था कि हमेशा की तरह नैतिक इस सवाल का जवाब देना टाल देगा, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा इस बारे में उसके साथ बात करना पसंद नहीं करता। हालांकि इस बार किरण की उम्मीद से बिल्कुल उल्टी चीज़ हुई। उसकी बात खत्म होते ही नैतिक ने एक आह भरी, अरे पूछो ही मत मॉम, ऑफिस में इतना काम रहता है ना कि मैं थक जाता हूँ। कभी कभार तो ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर भाग जाऊँ, पर अपनी जिम्मेदारियों से मैं भाग तो नहीं सकता ना। यह बात कहते हुए नैतिक चिढ़ा हुआ बिल्कुल नहीं लग रहा था, उल्टा वह एक्साइटेड लग रहा था। यह देखकर किरण को काफ़ी खुशी हुई। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। किरण ने नैतिक से कहा, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। इसका यह मतलब है कि तुम अपने काम को पसंद करने लगे हो। इसका पूरा श्रेय कबीर को जाता है। उसने तुम्हें अच्छी तरह से ट्रेन किया है, लेकिन तुम्हें उससे अभी भी काफ़ी कुछ सीखना है, समझ गए? यह सुनकर नैतिक हैरानी से किरण की तरफ देखने लगा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि किरण उसके बड़े भाई की तारीफ करेगी। नैतिक को थोड़ी जलन तो हो रही थी, पर वह फिर भी खुश था, क्योंकि आखिरकार उसके भाई की तरफ किरण का नज़रिया बदल चुका था। दूसरी तरफ उर्वशी को भी पता चला कि अंतरा और मिस्टर शैडो अपने बच्चे के लिए एक फंक्शन रखने वाले हैं। यह बात जानने के बाद उसे इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। उसे इस छोटे से घर में रहना पड़ रहा था और अंतरा अपनी ज़िंदगी में जश्न मना रही थी, और उर्वशी को लता का भी असली चेहरा नज़र आ गया था। उसे समझ आ गया था कि लता ने उसका इस्तेमाल किया था। अचानक उसे ख्याल आया कि अंतरा की खुशी से वह अकेली क्यों जले। लता को भी थोड़ी तकलीफ़ होनी चाहिए। वो जल्द से जल्द उसे यह खुशखबरी देना चाहती थी। उसने तुरंत लता का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ लता का फ़ोन बजने लगा। उर्वशी ने घर के लैंडलाइन से कॉल किया था।
इसलिए लता को स्क्रीन पर एक अननोन नंबर दिख रहा था। उसने हैरानी के साथ फ़ोन उठाया। हेलो, कौन? इसके जवाब में उर्वशी ने कहा, कैसी हो लता आंटी? यह आवाज़ सुनते ही लता दंग रह गई। उसने कन्फर्म करने के लिए पूछा, उर्वशी, तुम जेल से कैसे छूटी? लता को समझ नहीं आ रहा था कि जो औरत किसी काम की नहीं है, उसकी ज़मानत किसने करवाई होगी। लता की हैरानी जानकर उर्वशी को भी सुकून मिला। उसे पता था कि लता यह कभी नहीं चाहेगी कि वह जेल से छूटे। उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ लता से कहा, मैं जेल से कब बाहर आई? कैसे बाहर आई? यह सब छोड़ो। आपने न्यूज़ सुनी कि अंतरा और कबीर अपने बेटे के लिए एक शानदार पार्टी रख रहे हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? उर्वशी ने जानबूझकर अपनी बात इस तरह से कही थी। वह लता का रिएक्शन देखना चाहती थी। यह खबर सुनकर लता को गुस्सा आया। तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया। अपना गला ठीक करके लता ने कहा, यह जिंदल परिवार का मामला है, इसमें मेरा ख्याल पूछने का क्या मतलब? लता ने ऐसा ढोंग किया जैसे कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लता ने ऐसा जानबूझकर किया था क्योंकि पिछली बार पुलिस स्टेशन में उसके और उर्वशी के बीच में जो कुछ हुआ था, उसे देखते हुए लता को समझ नहीं आ रहा था कि उर्वशी उसे सामने से क्यों कॉल करेगी। उर्वशी ने भी सोचा नहीं था कि लता इस तरह से जवाब देगी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वह लता के साथ पहली बार बात कर रही थी। वह लता की रग रग से वाकिफ थी, इसलिए उसे पता था कि लता झूठ बोल रही है। इसलिए उर्वशी ने आग में घी डालते हुए कहा, आंटी, लगता है आप भूल गई कि हम दोनों को जेल किसने भिजवाया था। किसने आपके और आपके बेटे ध्रुव के रिश्ते में दरार डाली थी। यह सब कुछ अंतरा ने किया था। मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि सब जानते हुए भी आप उस कमीनी को खुश कैसे रहने दे सकती हो। उर्वशी को पता था कि लता अंतरा से बहुत नफरत करती है, इसलिए उसे पता था कि यह सब बातें सुनने के बाद लता के अंदर की आग ज़रूर भड़क उठेगी। लता ने जवाब में कहा, तो मैं कर भी क्या सकती हूँ? वह उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी क्योंकि वो जानना चाहती थी कि उर्वशी का मकसद क्या है। आखिर में उर्वशी ने मुद्दे की बात की। बहुत आसान है, फंक्शन वाले दिन वहाँ पर काफ़ी सारे लोग रहेंगे। अगर ऐसे वक्त में बच्चा गायब हो जाए तो अंतरा की क्या हालत हो जाएगी, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए, अगर ऐसा हो गया तो तमाशा देखने में कितना मज़ा आएगा। यह कहते हुए उर्वशी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, जैसे कि वह नज़ारा अभी से देख रही हो। वैसे तो यह काम वो खुद ही करना चाहती थी, मगर ऋषभ की धमकी की वजह से उसके हाथ बंधे हुए थे, इसलिए उसने लता के हाथों यह काम करवाने का प्लान बनाया था। लता को भी अब उर्वशी के कॉल करने के पीछे का इरादा समझ आ गया था। वह मन ही मन हंसने लगी। वो इतनी बेवकूफ़ नहीं थी कि यह बात समझ ना सके कि उर्वशी उसके कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहती थी। हालांकि लता फ़िलहाल उर्वशी को कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने कह दिया, ठीक है, कुछ करती हूँ। इतना कहने के बाद लता ने फ़ोन रख दिया। वह सोचने लगी कि उर्वशी का आइडिया तो अच्छा है। दूसरी तरफ उर्वशी को भी उस फंक्शन का बेसब्री से इंतज़ार था। 24 घंटे में उसे खुशखबरी मिलने वाली थी। आखिर अगला दिन आ ही गया। धीरे धीरे मेहमान आने लगे थे। एंट्रेंस से लेकर मेन हॉल तक रेड कारपेट बिछाई गई थी। उसके दोनों तरफ फूलों का डेकोरेशन किया गया था। हॉल में काफ़ी सारे टेबल्स लगाए गए थे। वेटर्स स्टार्टर्स और वेलकम ड्रिंक ट्रे में लेकर हर एक मेहमान के पास जा रहे थे। यह फंक्शन किसी हाई प्रोफाइल शादी से कम नहीं लग रहा था। मेहमानों को समझ आ गया था कि जिंदल परिवार के लिए उनका वारिस कितना खास है। हॉल के दरवाजे पर नैतिक और इशिका मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। तभी अचानक नैतिक को ऋषभ भी दरवाजे से आता दिखा। इसी के साथ वह इशिका के आगे आकर खड़ा हो गया ताकि ऋषभ इशिका को देख ना पाए। हालांकि ऋषभ कहाँ इतना सीधा आदमी था। उसने थोड़ा झुककर नैतिक के पीछे खड़ी इशिका को देखा और पूछा, कैसी हो इशिका? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। इशिका ने भी हल्के से मुस्कुराकर हाँ में अपना सर हिलाया। इसके बाद ऋषभ ने नैतिक की तरफ देखा। कैसे हो नैतिक? नैतिक चाहता तो ऋषभ को मुंह तोड़ जवाब दे सकता था, लेकिन वह इस फंक्शन का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता था।
इसलिए उसने गहरी सांस ली और फिर हाँ में अपना सर हिलाया। वेलकम, प्लीज़ कम, यह कहकर नैतिक ने अंदर की तरफ इशारा किया। ऋषभ को भी पता था कि इशिका वाले मामले की वजह से नैतिक उसे पसंद नहीं करता, पर नैतिक ने उसे बाकी मेहमानों की तरह ही वेलकम किया था। यह देखकर ऋषभ भी उसके साथ उलझना नहीं चाहता था, इसलिए वह सीधे अंदर चला गया। उसके जाते ही नैतिक ने एक आह भरी। उसे पता था कि इशिका अभी भी ऋषभ को पसंद करती थी, पर सब जानते थे कि ऋषभ के दिल में हमेशा से अंतराही थी। शायद इसलिए इशिका थोड़ी मायूस हो गई थी। हालांकि जब नैतिक ने इशिका की तरफ देखा तो उसे पता चला कि उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आमतौर पर उसे सूझता नहीं कि ऐसे हालात में वह क्या बोले, फिर भी उसने इशिका को दिलासा देने की कोशिश की। अरे यार, ऋषभ जैसे आदमी के लिए तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, वह तुम्हारे लायक नहीं।